हेलो एंड वेलकम टू वन सब्जेक्ट्स। इस प्लेलिस्ट में हम बात करेंगे नए सब्जेक्ट की, दैट इज रूरल डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग। सब्जेक्ट कोड KHU 701 और 801। विल स्टार्ट विथ यूनिट 1, रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट क्या है और उसके क्या स्कोप और इम्पोर्टेंस है। रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास। इजी सा सब्जेक्ट है, थोड़े से इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स पॉलिसीज वगैरह आएंगी, वो सब देखेंगे। बाकी जो इजी पोर्शन है वो एक बार बस ओवरव्यू में देखेंगे। ग्रामीण विकास में मेन क्या चीजें हैं कि जो विलेज के एरिया, रूरल एरिया के लोग हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से हम कैसे उनका उद्धार या फिर उनकी बढ़ोतरी कर सकें। सो दैट इज रिटन स्ट्रैटेजी डिजाइन टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द रूरल पुअर। वहां के लोगों का एक तरह से इम्प्रूव करना। नेक्स्ट स्कोप। स्कोप में क्या क्या किस किस तरह से हम उनका ग्रो कर सकते हैं इकोनॉमी के बारे में अगर हम करें, तो रूरल में ज्यादातर एग्रीकल्चर होता है, तो उनका एग्रीकल्चर ग्रोथ अगर करें। इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, विलेज प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन। इसमें एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ ये सब बहुत कॉमन है, हर जगह होनी चाहिए। देन इम्पोर्टेंस। ये इम्पोर्टेंस के बारे में दिया हुआ है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादातर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। देश की जो आर्थिक आमदनी है, नेशनल इनकम है, वो ज्यादातर एग्रीकल्चर से डिराइव होती है। 70% के जो इंडियन पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी से ही लेते हैं। तो जो सबसे मेन सेक्टर है, 70% के अराउंड जो एम्प्लॉयमेंट दे रही है जो चीज, उसका अगर हम विकास नहीं करेंगे तो हमारे देश का भी विकास नहीं होगा। रॉ मटेरियल हमको बहुत मिलता है एग्रीकल्चर से और रूरल सेक्टर से, बहुत सारी चीजें। ग्रोइंग डिस्पैरिटी बिटवीन द अर्बन एलीट एंड रूरल पुअर कैन लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मतलब कि बड़े शहरों के जो बड़े लोग हैं और जो छोटे शहरों के जो लोग रह जा रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंस बढ़ते बढ़ते पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ जा रही है। नीड, वही सब बातें हैं कि क्या नीड है उनके नेशनल सपोर्ट के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए। उनकी जो रूरल सेक्टर है, रॉ मटेरियल्स है, चाहे या फिर लाइफ स्टॉक हुआ, जैसे आपके काउज हुए, कैटल्स हुए, इन सब के लिए भी। देन क्राइम कंट्रोल के लिए भी, अगर उनका प्रॉपर तरह से अपलिफ्टमेंट नहीं किया गया तो गलत रास्ते पे वो लोग जा सकते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी ऐसे तमाम सारे पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, मेजर ऑब्जेक्टिव सेम वही कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, उनका सोशल इकोनॉमिक इक्विटी बढ़ानी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करना है, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पीने का पानी, रूरल रोड्स, वहाँ की सड़कें होनी चाहिए। ये सब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम हर कहीं पर भी उम्मीद करते हैं, वो वही चीज है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी होना चाहिए। तो इसीलिए रूरल डेवलपमेंट है, जो बेसिक चीज है एटलीस्ट वो वहां पर पहुंचे और उससे हम और बेटर कर सकें। देन की इश्यूज। अब इश्यूज क्या आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमको पहले, जैसे कहीं पर भी कुछ भी बनाने के लिए तो बिजली पानी चाहिए होता है, लेकिन वहां पर तो बिजली पानी भी नहीं है। तो जब बिजली पानी नहीं है तो ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो हमको माल पहुंचाने में या डेवलप करने में भी दिक्कत आती है। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे वहाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब क्या, जैसे हम लोग, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन यानी हम और रिसोर्सेज, तो हमारे जो सर्विसेज हैं या वहाँ के लोगों की जो सर्विसेज है या जो उनका उद्योग है, उस तरह उसको किस तरह से हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, राइट, इन द राइट डायरेक्शन। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बेसिक एलिमेंट्स क्या है? बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ओके, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, बेसिक लिटरेसी, प्राइमरी हेल्थ, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इट्स ऑल, ये सब आप लिख सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी और ऑनर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे शहर के लोग हैं या फिर गांव से आए हैं तो उनको हम लोग हीन भावना से या किसी तरह से देख रहे हो। एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, उनका ऑनर होना चाहिए।
क्योंकि किसान ही है जो हम लोग का पालन पोषण कर रहा है। अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो कोई खा नहीं पाएगा, चाहे कितना भी पैसा कमा ले कोई। सो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फ्रीडम। फ्रीडम यानी कि आप वो अपना स्वच्छंद है, ये नहीं कि किसी की मजदूरी कर रहे हैं या बंधुआ मजदूरी, ये सब चीजें बैन हो चुकी हैं। तो आइडियोलॉजिकल फ्रीडम, सोचने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इकोनॉमिक फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम सोशल सर्विट्यूड, मतलब सामाजिक तरह से वो किसी के गुलाम नहीं है, वो स्वच्छंद रहे। तो हर तरह से डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट जैसे इकोनॉमिक हुआ, सोशल हुआ, और आपका जो एक सेल्फ का भी है वो भी होना चाहिए। राइट। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिक पॉइंट से आप पढ़ के समझ सकते हैं कि पॉवर्टी एलिवेशन, क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, एग्रीकल्चर, नथिंग न्यू। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है? enlist various policies and programs undertaken by the government of India for rural development in the agricultural sector। मतलब कि सरकार द्वारा कौन कौन सी पॉलिसीज या प्रोग्राम्स ऐसे बनाए गए हैं जो कि ग्रामीण विकास के लिए उपयोगकारी हैं। इसमें 6 दिए हुए हैं यहाँ पर। पहला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा, नाम से समझते जाइए, फसल मतलब जो भी वो उसकी फसल है, बीमा, बीमा यानी इंश्योरेंस। तो किसान की जो भी फसलें होती हैं, बहुत बार होता है कि किन्हीं भी कारण, मतलब किसी भी परिस्थिति की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो सकती है। तो इसीलिए सरकार ने ये चीज किया है कि उसके जो फसल है वो इंश्योर्ड रहे, ताकि अगर उसकी फसल खराब भी हो जाती है तब भी उसको नुकसान ना हो, उसका बीमा करवा देती है। नेक्स्ट, कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई, कृषि मतलब वही किसान, सिंचाई यानी इरिगेशन। कई जगह पर पानी नहीं होता है, नेचुरल वाटर नहीं अवेलेबल होता है, तो सरकार क्या करती है कि सरकार वहां पर एक कैनाल बनाती है और उस कैनाल से वो पानी वहां पर पहुंचवाती है, जिससे खेतों की सिंचाई हो सके। नेक्स्ट इस परंपरागत कृषि विकास योजना। कृषि वही किसानों का जो खेती है उसका विकास योजना। फिर रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। रेन फेड मतलब वो सब एरिया जहाँ पर अगेन पानी की कमी है, तो वहां के एरियाज को कैसे डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेन फेड एरियाज। ओके। देन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल मतलब एक किफायती रूप से हम खेती बाड़ी कर सके। तो ये टोटल 6 है जिसको और डिटेल में इसी को एक्सप्लेन किया गया है। पहला वही क्या है, एक्सप्लेन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। सो PMFBY is the government sponsored crop insurance scheme that integrates multiple stakeholders on a single platform। एक क्रॉप इंश्योरेंस है, फसल की बीमा, नाम से समझ में आ रहा होगा। ओके। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन, ये सब उसके बारे में दिया हुआ है कि कब कब लॉन्च हुआ है, कब उसका क्या टैरिफ है। लाइक हमको प्रीमियम भरना पड़ेगा ना, क्यों कोई भी अगर हम बीमा लेते हैं तो हम उसको उसका प्रीमियम भरना पड़ता है। तो वही है, इट इज एन एक्चुअल प्रीमियम बेस्ड स्कीम अंडर विच द फार्मर हैज टू पे अ मैक्सिमम प्रीमियम ऑफ 2% फॉर खारिफ, 1.5% फॉर राबी एंड ऑयल सीड्स एंड 5% फॉर एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर मतलब आपके जो फूल या फल हो गए। खारिफ वो होते हैं जो कि हम अपने समर सीजन में ग्रो करते हैं, और राबी वो होते हैं जो कि हम अपने विंटर्स में ग्रो करते हैं। ओके। और एक और होता है जायद। जायद वो होता है जो कि आपके थोड़े से मिडिल टर्म्स में आते हैं, वो समर और विंटर के बीच के। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स। ठीक है। स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर्स टू इंश्योर द कंटिन्यूएंस इन फार्मिंग। Encourage farmers to adopt innovative and modern agriculture to ensure credit to the agricultural sector, flow of credit। मतलब यही है कि उसका कहीं से भी काम ना रुके किसान का,
ऐसा ना हो कि फसल बर्बाद होगी तो वो भी बर्बाद हो जाए, ऐसा चीज नहीं होने देना है। एक कंटिन्यूटी बनाई रखनी है कि अगर किसी भी कारण से फसल बर्बाद हो जाती है तो उसको उसका भुगतान मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना हैज बीन फॉर्मुलेटेड विद द विजन ऑफ एक्सटेंडिंग द कवरेज ऑफ इरिगेशन एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी इन अ फोकस्ड मैनर। नाम से समझ रहा है, कृषि सिंचाई योजना की इरिगेशन के जो जो एरियाज हैं उनको सही से कवर करें और वाटर की जो एफिशिएंसी है वो कायदे से यूज हो। ओके, देन अगेन, सोर्स क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, फील्ड एप्लीकेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज, ये सारी चीजें आती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन इन द फील्ड एट द फील्ड लेवल, एक्सपैंड कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन। मतलब जितना भी हमने वहां पर इरिगेशन के लिए जितना एरिया है खेती का, कल्टिवेबल एरिया है, वहां पर इरिगेशन यानी कि सिंचाई, कायदे से सिंचाई हो पाए, ये नहीं कि कोई एरिया छूट रहा हो। ओके, देन enhance the adoption of precision irrigation and other water saving technologies, more crop per drop। मतलब हर एक एक पानी की बूंद पे हर एक पेड़ को, पौधे को पानी मिल रहा, ये सारी इंश्योरेंस की चीजें हैं इरिगेशन की। नेक्स्ट, एक्सप्लेन परंपरागत कृषि विकास योजना। इज अ सब component of soil health management under the scheme of National Mission of Sustainable Agriculture। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, परंपरागत कृषि विकास योजना, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ? पेड़ कहाँ पर उग रहा है? जमीन पे। जमीन पे क्या है? मिट्टी है। तो मिट्टी की क्या उपजता है? पेड़ की उपजता तो डिपेंड करती है कि जहां से उसको न्यूट्रेंट मिल रहा है। न्यूट्रेंट किससे मिल रहा है? मिट्टी से, सॉइल से। अगर सॉइल ही खराब है, वहां की मिट्टी खराब है, तो क्रॉप कैसे ग्रो करेगा? क्रॉप नहीं ग्रो करेगा तो हमारी फसल तो खराब होगी। तो यही देखना है कि हमारे जो चीज बेस है, जो मिट्टी है, उसकी हेल्थ कैसी है, क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स है, क्या उसमें पानी रिटेंशन की कैपेसिटी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें भी मेंटेन करना है। ये कैसे चेक होगा? तो इसके लिए भी सरकार ने एक स्कीम बनाई कि सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है, वो किसके अंडर आता है? आपका परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर आता है कि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे, उसको चेक करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? डेवलपमेंट ऑफ थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग, मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल वेजिटम एंड, मतलब ऑर्गेनिक, आप जानते होंगे ऑर्गेनिक मतलब ऐसी चीजें जहां पर हम फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स या कुछ पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करते, बल्कि खाद्य चीजों का यूज करते हैं, जिससे जो ऐसे केमिकल्स सॉइल में नहीं मिल पाते हैं। जब केमिकल्स नहीं मिल पाते हैं तो फिर जो सॉइल की हेल्थ है वो अपने आप इम्प्रूव होती है। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव पड़ जाती है देन योर नॉर्मल रेगुलर फार्मिंग जो हम फर्टिलाइजर्स के थ्रू करते हैं। ओके, objective, promote organic farming among rural youth, farmers, consumers, traders, disseminate latest technologies in organic farming, ठीक है, utilize the services of experts from public agricultural research system and organize a minimum of one cluster demonstration in a village। मतलब ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं मेन की, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करें, जो सॉइल हेल्थ है उसको मेंटेन रखें, उसको इम्प्रूव करते जाएं, और उसी के ऊपर रिसर्च और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी निकालते जाएं कि हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सप्लेन रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आरडीएपी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। RDAP was launched in the year this. It aims at improving quality of life of farmers, especially small and marginal farmers, by offering a complete package of activities to maximize farm returns। जितने भी तरह के हम उसको मदद कर सकते हैं, चाहे स्मॉल मीडियम हो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। RDAP focuses on integrated farming system for enhancing productivity and minimizing risk associated with climatic variabilities। अब खेती हमारी क्लाइमेट के ऊपर बहुत डिपेंड करती है, बारिश के ऊपर डिपेंड करती है, ठंड के ऊपर डिपेंड करती है।
जैसे चावल की खेती में बहुत ज्यादा पानी यूटिलाइज होता है, तो ये सारी चीजें मेंटेन करना, अ, हो सकता है किसी साल बारिश ना हो सकता है किसी साल बाढ़ आ जाए। तो ये सारी जो क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटीज हैं, इन सबको भी ध्यान रखते हुए सरकार ने ये एक नई अलग स्कीम निकाली है। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ रेनफेड एरियाज इन अ सस्टेनेबल मैनर बाय अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट फार्मिंग सिस्टम बेस्ड अप्रोचेस। मतलब ऐसे एरियाज के लिए हमको एक कायदे की फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट करना जरूरी होता है। Minimize adverse impact of possible crop failure due to drought, flood or uneven rainfall distribution through diverse और composite farming। वही चीज मैंने बताया कि किसी भी तरह की कैलामिटी हो तो उसके लिए सरकार तैयार रहे, किसान तैयार रहे, जिस भी तरह से वो सरकार उसकी मदद कर सकती हो, थ्रू मनी और थ्रू अदर मीन्स और रिसोर्सेज। नेक्स्ट, enhancement of farmers income and livelihood support for reduction of poverty in rainfed areas, convergence of relevant development resources। Okay, next is the same thing here. Wait. Next is National Watershed Development Project in rainfed areas. It's a special central assistance program for the benefit of cultivators families living below poverty line। बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल। बीपीएल का नाम आप लोग कई बार सुने होंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन से भी जो नीचे लोग हैं, बीपीएल से नीचे लोग रह रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम है जो कि सेंटर द्वारा दिया गया है। सेंटर यानी कि हमारा यूनियन 1990-91 में लॉन्च हुआ था। फोकस ऑन द फील्ड एक्टिविटीज फॉर अपलिफ्टिंग द लैंड यूज पैटर्न ऑफ द एरिया एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। इसका मेन काम क्या है कि हमारा बेसिकली क्या है कि अगर लैंड यूज पैटर्न ठीक नहीं है, मतलब अगर हम जमीन का ही सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हमारी खेती फसल भी सही तरह से नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो जमीन और वहां पर पानी का इस्तेमाल सही हो, तब जाकर के हम फसल को सही कर सकते हैं। तो ये चीज उस पर फोकस करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? Natural resource management such as soil and water conservation activities, agronomic conservation practices, runoff management, water harvesting structure। Okay, to enhance cash flow of employment generation, लोगों को रोजगार मिलता रहे। Strengthen people's participation, project planning, implementation and monitoring। ऑब्जेक्टिव बहुत सारे ये लोग बना देते हैं, काम बहुत शायद थोड़ा कम पे हो पाता है। फार्म प्रोडक्टिविटी सिस्टम, लाइवलीहुड सपोर्ट सिस्टम एंड ऑल दैट। नेक्स्ट इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA। National Mission for Sustainable Agriculture has been formulated for enhancing agricultural productivity, especially in rain-fed areas, focusing on integrated farming, water use efficiency, soil health management, and synergizing resource conservation। तो ये सारी चीजें एक में मिला दी गई हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो या फिर पानी की एफिशिएंसी बढ़ाना हो, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट की बात करना हो, या फिर जो रिसोर्स है उसको कैसे कंजर्व करना हो, ये सारे आ गया आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। Derives its mandate from Sustainable Agriculture Mission, which is one of the 8 missions outlined in the National and for Action Plan on Climate Change। Okay, ऑब्जेक्टिव सेम वही चीजें हैं कि सॉइल में अप्रोप्रिएट सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स, ये सारी चीजें आ रहे हैं, नथिंग न्यू। यस, मनरेगा का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा न्यूज चैनल्स में। मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नाम से समझिए, महात्मा गांधी, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मतलब ग्रामीण को रोजगार, गारंटी, गारंटी एक्ट। हम गारंटी दे रहे हैं, सरकार गारंटी दे रही है। महात्मा गांधी तो उनका नाम हो गया महात्मा गांधी, ठीक है। नेशनल रूरल ग्रामीण लोगों का रोजगार की गारंटी देना, दैट्स मनरेगा, इसको शॉर्ट में कहा जाता है। ये क्या करता है मनरेगा? ये सरकार कह रही है कि हर परिवार के एक एडल्ट, एक सदस्य को कम से कम साल में 100 दिन का गारंटीड रोजगार वो देगी, 100 days। मैंडेट ऑफ द मनरेगा इज टू प्रोवाइड एटलीस्ट, कम से कम 100 दिन का, 100 दिन यानी कि लगभग लगभग 3 महीने 10 दिन, लगभग लगभग
100 days of guaranteed wage employment in a financial year to every household, rural household, whose adult member volunteer to do unskilled manual work. Unskilled manual work. ओके, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग नॉट लेस देन 100 डेज, ठीक है, कम से कम 100 दिन से कम का काम नहीं देना है. स्ट्रेंथनिंग द लाइवलीहुड रिसोर्सेज बेस ऑफ द पुअर. देन प्रोएक्टिवली इंश्योरिंग सोशल इंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. तो ये बेसिकली सारी चीजों को स्ट्रेंथन करेगा. मनरेगा ये बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. गोल्स क्या है? सोशल प्रोटेक्शन फॉर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल लिविंग इन द रूरल इंडिया बाय गारंटिंग वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. बहुतों के पास लोग क्या है, काम करने के लिए रेडी हैं. हर एक रूरल हाउस होल्ड से जहां पर एक बंदा कम से कम जो कि अनस्किल्ड लेबर काम करने के लिए रेडी हो, उसको देता है. तो अगर लोग रेडी और काम नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? तो इसीलिए कह रही है आप रेडी हैं, सरकार कह रही है हम आपको कम से कम 100 दिन का रोजगार देंगे आप ही के एरिया में, जिससे आप अपना भरण पोषण कर सकते हैं. Enhance livelihood security of the rural poor, leading to creation of durable assets, regenerate natural resources. Okay. Then empowerment of the socially disadvantaged, ये important है, especially women, scheduled caste, scheduled tribes through the process of rights-based legislation. जो समाज के और भी थोड़े से रूरल पुअर या बिलो पॉवर्टी लाइन पहले से काफी नीचे उसमें है, उसमें भी और भी लोगों में जो सोशली डिसएडवांटेज्ड हैं, जैसे कि महिलाएं या फिर शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, तो इन लोगों को भी रोजगार दे करके उनका उत्थान कर सकते हैं थ्रू मनरेगा. Strengthen decentralized participatory planning through convergence of various anti-poverty and livelihood initiatives. Okay. Next, enlist various policies and programs undertaken by the Government of India for the social security of rural sector. अब जितने पॉलिसीज प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में है. क्या है? सोशल सिक्योरिटी इज बोथ अ कॉन्सेप्ट एज वेल एज सिस्टम. इट रिप्रेजेंट्स अटल पेंशन योजना. अटल अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है अटल पेंशन योजना. ठीक है, इसमें क्या कहता है? इज ओपन टू ऑल इंडियन सिटीजन इन द एज ऑफ 18 to 40 एज ग्रुप. सारे लोगों के लिए अवेलेबल है 18 से 40 साल के बीच में. देन guaranteed month guaranteed minimum monthly pension for the subscribers ranging 1,000 से लेकर 5,000 तक. जैसे भी आप अपना प्रीमियम भरते होंगे, जैसे भी सब्सक्रिप्शन लिए होंगे, तो कम से कम आपका 1,000 से लेकर 5,000 तक आपको पेंशन मिलती रहेगी जब आप अपना प्रीमियम भरते गए हैं. Okay, after the subscriber's demise, the spouse of the subscriber shall be entitled to receive the same pension amount as that of the subscriber until the death of the spouse. मतलब मान लीजिए किसी आदमी ने लिया और उसकी डेथ हो गई, तो उसकी डेथ के बाद अब उसकी वाइफ को वो पेंशन मिलती रहेगी तब तक जब तक उस वाइफ की भी डेथ ना हो जाए. ओके. After the demise of both the subscriber and the spouse, the nominee of the subscriber shall be entitled to receive a pension well as accumulated till age 60 of the subscriber. मतलब जो भी उन्होंने अपना नॉमिनी बनाया होगा उसको मिलेगी 60 साल की उम्र तक का सब्सक्राइबर के. नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. सुरक्षा बीमा योजना क्या कवर करता है? एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी कवर करता है. 1 year कवर कैन बी रिन्यूड एनुअली. अगेन इसके अब अलग अलग चीजें हैं कि कवरेज अवेलेबल 2 लाख, और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो कम से कम 2 लाख मिलेगी, और अगर कोई डिसेबिलिटी होती है, परमानेंट डिसेबिलिटी, तो 1 लाख तक की आपको बीमा इंश्योरेंस मिलेगा. तो ये बेसिकली इंश्योरेंस, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा सुसाइड्स होते हैं. तो सुसाइड क्यों हो रहा है? बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो है मनी. पैसे की प्रॉब्लम की वजह से किसान सुसाइड कर लेते हैं. तो उनको कई तरह से सरकार सपोर्ट करना चाहती है, उनको बीमा देना चाहती है या पेंशन देना चाहती है, जिससे आपका एक बेसिक, एटलीस्ट बेसिक आपकी नीड्स पूरी हो पाए. देन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 1 year लाइफ इंश्योरेंस स्कीम विद अ कवर ऑफ 2 लाख.
ये अगेन वही 18 से 50 साल के लोगों को जो एज ग्रुप है। डेथ ड्यू टू एनी रीजन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेथ क्या है, डेथ ऑफर्स एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी कवर, सुरक्षा बीमा योजना। और यहाँ पर डेथ किसी भी वजह से डेथ हुई होगी तब भी आपको जीवन ज्योति बीमा योजना से आपको वो प्रीमियम मिल जाएगा पैसे। नेक्स्ट, enlist various policies and programs undertaken by government of India for the social sector। अब इसमें कई सारे पॉलिसीज प्रोग्राम हैं, बहुत सारे इसमें जो पॉलिसीज प्रोग्राम है ये सब 1970s 80s के टाइम के हैं, तो इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे समझ से, बट आप एक बार ओवरव्यू देख लीजिएगा। लाइक 20 पॉइंट प्रोग्राम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नाम से समझिए, फूड फॉर वर्क मतलब काम, खाने के लिए काम, उतना काम देंगे जिससे आपका खाना पीना हो जाए। मिनिमम नीड्स, बेसिक जो नीड्स है वो पूरी हो पाए। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NERP, ये सब इसमें से बहुत सारी ऐसे स्कीम्स है जो आगे जाकर के, जो अभी हमने स्कीम्स पढ़ी उसमें जाकर के इंटीग्रेट हो गई है। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जवाहर रोजगार प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंटीग्रेटेड, इंदिरा आवास योजना। सो ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो, अब जैसे ये पहला देखिए 20 पॉइंट प्रोग्राम। सो कब ये लॉन्च हुआ था? 1975 में, एंड was subsequently restructured in 1982 and again in 1986। राइट, सो ये थोड़ी और पुरानी जो चीजें हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। अब NERP की फॉर एग्जांपल बात करें, लाइक है एक्सप्लेन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या है, अगेन यहाँ पर आप देखेंगे कि launched in 1980 with a view to significantly increase employment opportunity in rural areas। ये मनरेगा की तरह ही था उस टाइम पहले, मनरेगा बाद में आया है 2005 के अराउंड। क्रिएशन ऑफ लार्ज क्वांटम ऑफ मैन डेज ऑफ वर्क पर ईयर फॉर द अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज। देखिए, दो तरह के टर्म होते हैं, एक होता है अनएम्प्लॉयड और एक होता है अंडर एम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड तो मतलब कि एकदम ही बेरोजगार है, उसके पास काम धंधा ही नहीं है। अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है कि किसी की क्षमता, मान लीजिए अ, एक एक पीस ऑफ लैंड है, उसमें दो लोग अगर मिल करके खेती करें तो भी काम हो जाएगा। लेकिन अब इतने ज्यादा लोग हैं और लैंड एक ही है, तो उसी खेत पे चार लोग लगे हुए हैं, जबकि काम दो लोगों से हो जाएगा। तो वो जो बाकी के दो लोग हुए वो एक्स्ट्रा हो गए, तो उनको कहा जाएगा कि जरूरत नहीं है पर फिर भी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अगर वो कहीं और जाए तो वो शायद और अच्छा काम कर लेंगे। एक तो ये मीनिंग हुआ, और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपकी क्षमता काफी ज्यादा है, मतलब मान लीजिए कि आपकी क्षमता मैनेजर बनने की है और आप एक क्लर्क बन के काम कर रहे हैं, तो भी आप कहेंगे कि वो अंडर एम्प्लॉयड है। राइट, तो इस तरह की चीजें को खत्म करने के लिए ये सारी स्कीमें निकाली गई है। सो दीज आर द रेस्ट ऑफ द स्कीम्स विच यू कैन गो थ्रू, जो मेन मेन थी आई हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद द यूनिट 2, और उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है, सो बस थोड़े कुछ टर्म्स हैं वो सब देखते रहेंगे। कई सारे हैं कि श्री निकेतन, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, मारथंडम एक्सपेरिमेंट, बरोडा एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीजें हम लोग यूनिट 2 में देखेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।